नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अंशाल पेपर सत्र 2017 के फर्स्ट सेट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग नए सेट के बारे में, सेट 2 के बारे में 2017 के अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं लगातार आप लोगों के लिए जीव विज्ञान अंशाल पेपर के जो भी 1 नंबर 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अपलोड कर रहा हूं। आप उससे जिससे आपकी अच्छी से अच्छी क्या हो सके, तैयारी हो सके और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। ऑप्शन है आपके केंद्रक, सेकंड ऑप्शन राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन गाल्जिकाय, देन फोर्थ ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे संदेश वाहक आरएनए की बात हो रही है कि संदेश यानी mRNA, मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहां पे होता है। ठीक है, तो राइबोसोम में rRNA, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं राइबोसोमल, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। गाल्जिकाय में केंद्रक आरएनए का निर्माण होता नहीं है, इसलिए यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है केंद्रक, तो केंद्रकों में क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में निर्माण होता है। किस चीज का? तो mRNA का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपके माल्थस, सेकेंड ऑप्शन विजमान, थर्ड ऑप्शन हैकेल, देन फोर्थ डार्विन। तो यहां पे जो ऑप्शन आपको कई बार मैं बता चुका हूं, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत रीजनरेशन है ना, रीजनरेशन नहीं मतलब पुनरावृत्ति, बार बार कोशिकाओं की निर्मित होना। तो यहां पे हैकेल ने यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा समय न होते हुए तुरंत ऑप्शन बता रहा है, हैकेल ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। क्वेश्चन है चिकनगुनिया चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है।
विषाणु का वाहक है। ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर। सेकंड ऑप्शन एडीज मच्छर। थर्ड ऑप्शन एनोफिलीज। मच्छर। देन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्यूलेक्स मच्छर और एनोफिलीज, आपको पता है कि यह दोनों ही नहीं हो सकते हैं। क्यूलेक्स के द्वारा क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है एनोफिलीज मच्छर के काटने से, ठीक है। जबकि एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, चिकनगुनिया रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन जो सही होगा वो एडीज मच्छर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन है प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन है उत्थाने संरक्षण, सेकंड ऑप्शन स्वस्थाने संरक्षण। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड, और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है उत्थाने संरक्षण, स्वस्थाने, और तो प्रकृति के द्वारा जो दिए गए हैं वह क्या होता है, स्व ना अपना उत्थान स्वयं करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, वासस्थान में संरक्षण अपना खुद करते हैं, तो वह स्वस्थाने संरक्षण के तहत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न दो व्याधियों के नाम लिखिए। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न दो व्याधियों के नाम लिखिए। तो जो ये व्याधि है, व्याधियों के नाम मतलब क्या होता है, व्याधि का मतलब होता है रोग। आप सुने होंगे गांव में लोग कहते हैं अक्सर कि रोग व्याधि पकड़ ले लगा,
है ना, ऐसे भोजपुरी शब्द का प्रयोग करते हैं वो लोग। तो रोग व्याधि, व्याधि शब्द का मतलब क्या हुआ, रोग से संबंधित है। इसलिए यहां पे जो इनके नाम होंगे लिंग सहलग्न वंशागति के, वह पहला जो नाम होगा वह होगा वड़ांधता, और जो दूसरा होगा वह होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, फिलिया, ठीक है। अब देखिए वड़ांधता और हीमोफीलिया जो दो लिंग संलग्न रोग हैं, उस अभी बहुत सारे हो सकते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकता है। तो हमने दो को ही बताना है इसमें चूंकि, तो इसलिए वड़ांधता और हीमोफीलिया। वड़ांधता में क्या होता है कि व्यक्ति को लाल और हरे रंग का अंतर पता नहीं चल पाता है, ठीक है, हमने बताया था इस बात को आपको। इसमें सज्जाकार, डिजाइनकार मतलब सज्जा आकार, सजाने वाला व्यक्ति, डिजाइनर, कलाकार आदि व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर 2 से 10 मिनट में क्या हो जाता है, अधिकतम रक्त का थक्का बन जाता है, किंतु रोगी मनुष्य में अर्थात हीमोफीलिया रोगी मनुष्य में चोट लगने पर वह लगभग कम से कम आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक रक्त का स्राव यानी बहाव होता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर वर्ग ओ वाला, क्वेश्चन है रुधिर वर्ग ओ वाला पुरुष ए बी स्त्री से, पुरुष रुधिर वर्ग ए बी वाले स्त्री से, रुधिर वर्ग ए बी वाली स्त्री से शादी करता है, शादी करता है, उनके संतानों की रुधिर वर्ग क्या होगी, उनके संतानों की रुधिर वर्ग क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर वर्ग ओ वाला पुरुष रुधिर वर्ग ए बी वाली स्त्री से शादी करता है, उनके संतानों की रुधिर वर्ग क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताया गया था कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है ना, जिसमें ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है रक्त, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी सिर्फ ए बी को देता है, जबकि ओ सर्वदाता होता है सभी रुधिर वर्गों वाले को, यानी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी और ओ को भी दे सकता है। तो सर्वग्राही जो होता है वह ए बी होता है। सर्वग्राही का मतलब लेने वाला और सर्वदाता का मतलब देने वाला। तो ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है और ए बी जो होती है वह लेने वाली एंटीजन होती है। तो यहां पे 2 प्रकार के एंटीजन हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए चूंकि आई ओ है, यहां पे चूंकि रुधिर वर्ग ओ वाला है ना, मेल पुरुष है, तो आई ओ एंटीजन ले लेते हैं, और दूसरे कंडीशन में आई ए बी
ये हमारा हो जाएगा मेल और ये हमारा हो जाएगा फीमेल। यहां पे हो जाएगा IA IB। ठीक है, तो अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं गुणा करके, मतलब इनका संबंध निकाल लेते हैं। रेशियो IA का गुणा IO में होगा तो यहां बनेगा IA IO। उसके बाद इसी तरीके से इसमें होगा तो IA IO एंटीजन। उसके बाद इसमें IB IO IB IO। तो इसका तो कोई मतलब होगा नहीं O वाले का, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 50% जो रेशियो निकलता है वह A वर्ग का निकलता है। यहां पे A वर्ग है ना, तो यहां पे जो वर्ग होगा A रुधिर वर्ग का होगा, कितना, तो 50%। और दूसरा जो होगा वह B IB दिया ना, तो यहां पे कॉमन कुछ, यहां पे IB को ले लेते हैं, क्योंकि प्रभावी होता है जो उसको पहले लिखते हैं, आपको पता है, तो प्रभावी वाले को पहले, इसलिए यहां पे B वर्ग का होगा और यह भी कितना होगा, 50% का होगा। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तप्त स्थल की परिभाषा लिखिए। विश्व में भारत में स्थित 2 तप्त स्थलों के नाम लिखिए। क्वेश्चन है तप्त स्थल की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए तथा 2 भारत में स्थित, भारत के तप्त स्थलों का नाम लिखिए। ठीक है, यहां पे देखिए तप्त स्थल की बात हो रही है, तो भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जीव जातियों का समूह का कम होना या फिर तप्त स्थल में क्या होना, वास स्थान में कमी होना, है ना, तप्त स्थल कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, भारत के सुंडालैंड क्षेत्र, पहला जो है सुंडालैंड तप्त स्थल, और दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये 2 तप्त स्थल मुख्य रूप से हैं। और तप्त स्थल की परिभाषा, हॉट स्पॉट की बात हो रही है, जहां पे जीव जातियों की संख्या क्या हो, कम पाई जाती हो या फिर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हो। 2 ही कारण हो सकते हैं, एक तो कोरोना का कारण के वक्त बताया गया था कि जिसपे हॉट स्पॉट नियुक्त हो रहे थे, जोन, हॉट स्पॉट जोन, तो वहां पे मरीजों की संख्या क्या पाई जा रही थी, कोरोना से अधिक पाई जा रही थी। तो यहां पे भी वही है, जहां पे जीवों की संख्या क्या हो, कम मात्रा में हो या फिर अधिक मात्रा में, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। अगर विलुप्त हो रहे प्राणियों को हम बचा रहे हैं तब की बात हो रही है। तो तप्त स्थल के अंतर्गत जो भी आते हैं क्षेत्र, उनको हम क्या कहते हैं, सुंडालैंड तप्त स्थल और इंडो बर्मा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, मैं आपको तप्त स्थल की परिभाषा बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन है IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए।
पूरा नाम लिखिए। IUCN का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का पूरा नाम होता है। जबकि यहां पे मैं लिख दूं WWF का जो पूरा नाम होता है, WWF का जो पूरा नाम होता है वह होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो ये WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जबकि IUCN का नाम इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड में आपको बताया गया था कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लाज्मिड यह एक आनुवंशिक केंद्रक का कार्य करती है, जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस तरह से प्लाज्मिड का भी आंसर हो चुका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको अगले टर्न पे सेट थर्ड के बारे में बताऊंगा 2017 के। तो इसके सेट कुल मिलाकर के 5 सेटों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद से 2016 का स्टार्ट किया जाएगा, तब 2015, फिर 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन जो बचे रहेंगे उनका अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी भी मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके पास पढ़ाई नहीं हो चुकी है अभी तक, तो उनके भी पढ़ने का मौका मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।